आज के बहुत सारे साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स ने ऐसा प्रूव किया है कि आज के युद्ध के लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। यदि आप एज अ पेरेंट इस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपका बच्चा एंगर या क्रोध की भावना से जूझ रहा है? क्या उसे एंजाइटी या चिंता महसूस होती रहती है? क्या उसे फियर या डर महसूस होता रहता है? क्या उसे फ्रस्ट्रेशन या निराशा की भावना महसूस होती है? क्या वो कंफ्यूजन या भ्रम में रहता है? क्या उसने कभी भी इमोशनली वो हर्ट हुआ है या उसे चोट मिली है इमोशनली? क्या वो सैडनेस यानी कि दुख में रहता है? क्या उसे आइसोलेशन या अकेलापन महसूस होता है? क्या वो गिल्ट या अपराध बोध महसूस करता रहता है? क्या वो हमेशा शर्मिंदगी यानी कि शेम में रहता है? क्या वो चंचलता यानी कि वर्सेटैलिटी उसके अंदर दिखाई देती है? क्या उससे जेलसी या ईर्ष्या की भावना ऐसे रेडिएट होती है? क्या वो इनजस्टिस या अन्याय की भावना महसूस करता है? क्या उसके पास स्ट्रेस या तनाव है? क्या वो हमेशा ह्यूमिलिएशन या अपमान बोध ऐसा महसूस करता है? क्या वो डिप्रेशन में है? क्या उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा रिजेक्ट होता है या उसे के अंदर रिजेक्शन की भावना है? क्या वो लोनलीनेस या अकेलापन महसूस करता है? अगर आपके बच्चे में इनमें से एक या दो भी क्वालिटीज दिखाई दे रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के 15 स्टेप्स बताने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बिना स्किप करके देखें और जो 15 एक्टिविटीज उन 15 स्टेप्स के नीचे है वो करके देखेंगे तो आपके बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी जैसे आनंद, निडरता, आशा, तंदुरुस्ती, सुख, अभिमान, एकाग्रता, संतुष्टि, न्याय, शांत, सम्मान, प्रसन्नता और प्रेम की भावना से वो भर जाएगा। इमोशन मैनेजमेंट में वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है 15 स्टेप्स ऑफ इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको मेरे पीछे एक चार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे 40 इमोशंस लिस्टेड है। ग्रीन में जितने इमोशंस है वो अच्छे इमोशंस है यानी कि पॉजिटिव इमोशंस है और बाकी सारे नेगेटिव इमोशंस है। ये सारे इमोशंस हमारे मन में रहते हैं, हमारे डे टू डे डिसीजंस को अफेक्ट करते रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स में रिपीट होते जाएंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे मेन पॉइंट से। तो ये जो 15 स्टेप प्रोसेस है इसका सबसे पहला पॉइंट है वो है बिलीविंग इन योरसेल्फ यानी कि खुद पे विश्वास। जब आप अपने खुद पे विश्वास करोगे तब दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक पप्पू नाम का बच्चा होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर मुझे ना चश्मा बनवाना है। अब डॉक्टर पूछता है क्यों बनवाना है? वो बोलता है कि मुझे ना मेरे टीचर के लिए चश्मा बनवाना है। डॉक्टर पूछता है टीचर के लिए क्यों? तो पप्पू बोलता है कि टीचर को है ना हमेशा मैं गधा दिखता हूँ तो मुझे उनकी नज़र सुधारने के लिए चश्मा बनवाना है। ऐसे ही हम लोग दूसरों के नज़रिए से ऐसे देखते रहते हैं, हमारी जो इमेज है वो दूसरों के नज़रिए से बनती रहती है। अब हम लोग मिसेस शर्मा का एग्जाम्पल लेते हैं। मिसेस शर्मा जो है वो 25,000 की साड़ी लेके आई है। अब जब तक उनके घर की जो बाई है वो ये ना बोल दे अरे दीदी ये साड़ी कितनी अच्छी है, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, इसका मटेरियल कितना अच्छा है, ये कितनी मुलायम है, तब तक उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ ये साड़ी है ना 25,000 की है। अगर उनकी बाई ने गलती से बोल दिया दीदी इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा फीका है, वो आपके ऊपर ज़रा सूट नहीं कर रहा, तो उन्हें वो 25,000 की साड़ी 100 रुपये के बराबर भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे विश्वास रखते हैं, दूसरों के नज़रिए से अपने ऊपर देखते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है? उनके पास रिसीट है 25,000 की। तो जब तक आप अपने ऊपर यानी फैक्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, खुद पे बिलीव नहीं करोगे, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अब आपको लगता है कि ये आपके अंदर नहीं है तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसका नाम है अपनी 10 अच्छी बातें, कर्म या अनुभव को कागज पर लिखिए। अब कागज पे लिखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन होता है, थोड़ा सा झूठ मिक्स हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पेपर पे लिखना शुरू करते हैं तो सिर्फ ट्रूथ आता है पेपर पे।
जो पेपर होता है वो एक डॉक्यूमेंट जैसा होता है, प्रूफ जैसा होता है, और जो प्रूफ होते हैं वही ट्रुथ के बेसिस होते हैं। आप कभी भी ये मत कहिएगा कि जो सामने वाला बोल रहा है वो ट्रुथ है, नहीं। जो आपके पास पेपर है, प्रूफ है, शर्मा जी के पास जो प्रूफ था, रिसीट था, वो प्रूफ था कि ये साड़ी सच में 25,000 की है। उनको फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो 25,000 की 100 रुपए की नहीं बन गई, वो 25,000 की थी, 25,000 की रहेगी। तो जब आप ये एक्टिविटी करते हो, अपनी अच्छी बातों को पेपर पे लिखते हो, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। आप खुद पे विश्वास करना शुरू कर जाते हो। आपका जो आपका अपने ऊपर जो बिलीफ है वो बढ़ने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप है मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अब अपने आप को आप मोटिवेट कब करोगे? जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच होगी। अब ये सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसे हम उसे देखते हैं। हमारे अंदर जैसी सोच होगी वैसी ही दुनिया होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो कलर वाले चश्मे देखे होंगे, तो आपने येलो लेंस वाला चश्मा देखा तो आपको पूरी दुनिया येलो के शेड में दिखेगी। रेड लेंस वाला देखा तो सारी दुनिया रेड कलर की दिखेगी, रेड के शेड्स दिखेंगे। तो वैसे ही आपके अंदर जैसे विचार होंगे, अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप दुनिया को भी पॉजिटिव ही देखोगे और अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है तो आपको दुनिया में सिर्फ बुराइयां दिखेगी और आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आप मोटिवेट नहीं कर पाते या फिर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में आपको 10 लोगों की जानकारी लिखनी है और वो बताना है कि वो अच्छे क्यों है। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे 10 लोग चुनने हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हो या फिर नफरत करते हो, आपको वो पसंद ही नहीं है। तो उन 10 लोगों के बारे में हमें लिखना है कि ये लोग अच्छे क्यों हैं। जब आप लिखोगे तो आप अपने आप उनके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा और आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि राम का नाम लिखने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अभी की जो जनरेशन है उनके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज हुआ। बॉलीवुड में 70 सालों से जो भी नौकर का नाम है वो क्या है? रामू काका। भगवान राम जी का नाम ऐसे नौकर के नाम पे रख दिया, नौकर को भगवान राम जी का नाम दे दिया, जिसकी वजह से हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी वो खत्म हो गई। तो आपको क्या करना है? इसके भी नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। आपको 10,000 बार भगवान राम जी का नाम नहीं लिखना है, बल्कि उनकी क्वालिटीज के बारे में लिखना है, उनके किस्सों के बारे में लिखना है, उनकी कहानियों के बारे में लिखना है। तो उनके जो विचार है, उनके जो आदर्श है वो आपके अंदर आ जाएंगे। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके अंदर आ जाएंगे और आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो तीसरा पॉइंट है वो है मैनेजिंग इमोशंस। अब आप अपने इमोशंस को मैनेज कब कर पाओगे? जब आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि जब आप सत्य को स्वीकारोगे। अब ट्रुथ को एक्सेप्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है? जब आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो तब आप ये भी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरे अंदर ये वीकनेसेस है, मुझे यहाँ पे सुधार करना है। एग्जाम्पल के तौर पे रिजल्ट का टाइम आता है। आप समझ लीजिए कि बंटी की जो है वो 40% मार्क्स आए हैं और वो क्रिकेट में भी अच्छा है। उस टाइम पे उसके पेरेंट्स को ये नहीं कहना चाहिए कि वो क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा है इसलिए उसके मार्क्स कम आए, या फिर बच्चे ये नहीं कहना चाहिए कि ना पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसके जो मार्क्स आए हैं वो उसी की वजह से आए हैं क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी या फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पे आपको डिफ्लेक्ट निगलेक्ट नहीं करना है। आपको जो ट्रुथ है कि उसके 40% मार्क्स आए हैं वो उसे एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर काम करना है। हर बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा बहाना देते रहते हैं कि है ना, मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया था, या फिर है ना जो टीचर है वो मुझे पसंद नहीं करता, या फिर पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक छोटा सा मुझे जोक याद आया, एक छोटी सी स्टोरी याद आई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार जो नई नवेली दुल्हन है वो पहली बार रसोई में जाती है खाना पकाने के लिए। अब उससे ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाता है। अब सास बोलती है, तुझे ध्यान नहीं देता, नमक ज़्यादा गिर गया है, अब ये खाना खाने लायक नहीं है। बहू बोलती है, अरे माँ जी, जो मैंने जो है ना बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई है, कांच की चूड़ियाँ है ना, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर नमक मेरे से ज़्यादा गिर गया। अगर वो सोने की होती है ना, आवाज़ नहीं होता और नमक ज़्यादा नहीं गिरता। अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो फिर चूड़ियों की आवाज़ का और नमक ज़्यादा गिरने का कोई कोरिलेशन है नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उससे डिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, मेरे से नमक ज़्यादा गिर गया। जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे तब आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाते हो तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको अपनी जीवन की 10 गलतियों को विस्तार से लिखना है। अब यहाँ पे हमें पेपर पे हमारी जो जितनी भी 10 मिस्टेक्स हैं या फिर गलतियाँ हैं उसे विस्तार से लिखना है। जब आप लिखोगे तब वो ट्रुथ दिखेगा आपको, क्योंकि हम लोग जब पेपर पे लिखते हैं तो ट्रुथ देखते हैं, तो आप जब लिखोगे तो आपको ट्रुथ दिखेगा। आप देखोगे कि ये सारी मैंने गलतियाँ की है या फिर ये ऐसी गलतियाँ मेरे से होती है। आप उसे एक्सेप्ट करोगे और उसे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे, उसे आप सुधारोगे। क्योंकि जब आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो तब आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हो और अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। अब आप इसे पिछले एग्जाम्पल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिछले एग्जाम्पल में आपको इस नज़रिए से लिखना था कि मेरे अंदर ये सारी पॉजिटिविटी है, मैं इतना कैपेबल हूँ, और अपने अंदर का बिलीफ बढ़ाना था। और इस एग्जाम्पल में आपको अपने वीकनेसेस लिखने हैं, उसे एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर काम करके उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो कि है बेटर रिलेशनशिप्स, यानी कि बेहतर रिश्ते। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। एक ह्यूमन लाइफ में 5 प्रकार के रिश्ते होते हैं। सबसे पहले आता है खून के रिश्ते, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप। जो रिश्ते आपके भाई बहन के साथ, चाचा चाची के साथ या मामा मामी के साथ होते हैं, ये सारे रिश्ते खून के रिलेशनशिप में आते हैं, यानी कि खून के रिश्तों में आते हैं। उसके बाद आता है सोशल रिलेशनशिप। अब आप समाज में जाके अपने दोस्त बनाते हो, गुरु के साथ आपका जो रिश्ता होता है, आपके नेबर्स के साथ आपका जो रिश्ता होता है, ये सारे रिश्ते आपके सोशल रिलेशनशिप में आते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपके कॉलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ या फिर आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ आप जो रिश्ते निभाते हो, ये सारे रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आते हैं। उसके बाद आता है मोरल रिलेशनशिप। जब सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है तो आप ह्यूमैनिटी के खातिर है ना उस व्यक्ति की मदद करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास मोरल्स होते हैं, आपके पास अंदर ह्यूमैनिटी रहती है, और उसके वजह से आपका एक रिलेशनशिप बनता है, वो होता है एक मोरल रिलेशनशिप। और 5th नंबर पे आता है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। आपके घर की जितने भी पेट्स हैं, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी या फिर पूरी वाइल्ड लाइफ है, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, आसमान, सूरज, चांद एक्सेट्रा, इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। नेचर के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हर एक कण में भगवान होते हैं, और उसके साथ जब आपका कनेक्शन बनता है तो ये सारा रिलेशनशिप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में आता है। अब हमने जो ये 5 प्रकार के रिलेशनशिप देखे, यही ह्यूमन इमोशन का बेस है। जब आप रिलेशनशिप बनाते हो या फिर निभाते हो तो ही आपके अंदर जो खुशी है, जॉय है, ऐसे पॉजिटिव रिलेशनशिप आते हैं। जब आप अकेले बैठोगे तो फिर आपको अकेलापन लगेगा, या फिर नेगेटिव इमोशंस आएंगे, या फिर आप किसी से नफरत करोगे तो भी नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो यहाँ पे बेहतर रिश्ते यानी कि बेटर रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप समाज में जाओ, घुलो मिलो, हाँ, अच्छे रिश्ते बनाओ, सबको अपना दोस्त बनाओ, तो आपके अंदर जो है पॉजिटिव इमोशंस अपने आप आ जाएंगे और आप अपने इमोशंस को अपने आप कंट्रोल कर पाओगे। अब आपको लगता है आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है या फिर इमोशन मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बेटर रिलेशनशिप नहीं बना पाते हो या फिर अपने रिलेशनशिप को इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई नहीं कर पाते हो, तो हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है।
हमारी जो एक्टिविटी है वो है फैमिली ट्री बनाओ और बताओ कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। अब यहाँ पे फैमिली ट्री की बात की है, लेकिन हमने 5 प्रकार के रिलेशनशिप के बारे में अभी अभी जाना है। तो आपको फैमिली ट्री नहीं, रिलेशन ट्री बनाना है। खून के रिश्तों का, यानी कि ब्लड रिलेशन ट्री, सोशल रिलेशनशिप ट्री, प्रोफेशनल रिलेशन ट्री, स्पिरिचुअल रिलेशन ट्री या मोरल रिलेशन ट्री। तो ऐसे 5 अलग अलग ट्री बनाने हैं, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है और ये बताना है, वहाँ पे सिर्फ लोगों का नाम या फोटो नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो आपको समझ में आएगा, एक अच्छे से डिफाइंड हो जाएंगे। साथ में आपकी जो आप पॉजिटिविटी देखोगे, आपके पॉजिटिव इमोशंस वो बढ़ जाएंगे और आप इमोशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 5वां स्टेप है वो है एक्सेप्ट द चेंज, यानी कि परिवर्तन को अपनाना। अब परिवर्तन को क्यों अपनाना है? अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ में कोई भी इंसान है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक रोता ही रहता है। जब वो जन्म लेता है तो उसका तो सबसे बड़ा चेंज होता है, वो माँ के गर्भ से बाहर एक रियल लाइफ में आ जाता है। वो उसे सारे काम जो है खुद से करने हैं, खुद से सांस लेनी है, खाने के लिए उन्हें बताना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो जब दोस्त चेंज होते हैं या फिर कहीं शिफ्ट होना होता है तब रोते हैं, स्कूल चेंज करना पड़ता है तब रोते हैं, उनके फेवरेट टीचर जब स्कूल छोड़ के चले जाते हैं तब रोता है, कोई सिलेबस है वो चेंज हो जाता है तब रोता है, नौकरी चेंज होती है तब रोता है, बॉस चेंज होता है तब रोता है, इकोनॉमी चेंज होती है तब रोता है। पूरी जिंदगी इंसान रोते ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जो कि है चेंज। जब आप चेंज को एक्सेप्ट करना सीख लोगे तब आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल रहेगी। इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमें सबसे ज़्यादा पता है कि एक लड़की के पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल होते हैं। पहले वो अपने माँ बाप की बेटी होती है, फिर शादी के बाद किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की बहू बन जाती है, फिर एक माँ बन जाती है। तो इसके इतने सारे रोल्स हैं। जब वो अपने माँ बाप के पास जाए तब एक बेटी जैसा व्यवहार करे, अपने पति के साथ एक लाइफ पार्टनर जैसा व्यवहार करे, अपने बच्ची के साथ एक पेरेंट जैसा व्यवहार करे और अपने सास ससुर के सामने एक बहू जैसा व्यवहार करेगी। इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करेगी और उस हिसाब से खुद को चेंज करेगी, तब जाके उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर वो ऐसा करे कि है ना माँ बाप के सामने जाके है ना ससुराल की अच्छाई करेगी या फिर बड़प्पन बताएगी तो भी उसकी जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी। ससुराल में है ना बेटी जैसा टेंट्रम करेगी या फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगेगी तो भी है ना सूटेबल नहीं रहेगा। तो उन्हें जहाँ जहाँ पे वो गई है वहाँ पे चेंजेस उसे मिले हैं, उसने उस चेंजेस को एक्सेप्ट किया है और इसीलिए उसकी जो लाइफ है वो इतनी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो उसके लिए भी हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है। अब जो एक्टिविटी है उसमें आपको बताना है कि ऐसी कोई भी 10 चीज़ें जो आप डिसलाइक करते हो उसे आप कैसे अपना सकते हो। अब डिसलाइक वाली चीज़ें ही क्यों? क्योंकि आप जो लाइक करते हो उसकी आपकी हैबिट होती है, वो एक ऐसी परमानेंट चीज़ होती है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं करना चाहते। और डिसलाइक क्या होता है? जो आपकी हैबिट नहीं होती जिसे आप चेंज करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको नूडल्स खाने हैं तो आप हमेशा मैगी ही लोगे, कोई दूसरा ब्रांड नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो लाइक है, आपकी उसकी हैबिट है। जब आपकी हैबिट बनती है तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, उसको लाइक करते हो। और डिसलाइक तब करते हो जब वो अचानक से चेंज होती है। तो ऐसी कोई भी 10 चीज़ें जो आप चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप पंजाब में जाओ तो आपको पंजाबी खाना मिलेगा, साउथ में जाओ तो आपको साउथ इंडियन खाना मिलेगा। अब वहाँ पे आप डिसलाइक नहीं कर सकते, आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपको वैसा खाना खाना ही पड़ेगा। तो फिर आपको वो जो चेंज है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई भी 10 चीज़ें जो आप डिसलाइक करते हो उनको आपको लिखना है कि आप उसे एक्सेप्ट कैसे करोगे, आप उसकी हैबिट कैसे बनाओगे। जब आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तभी आपका जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहेंगे, स्ट्रेस मैनेज होगा और इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉसिबल होगा। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो हमारा 6th पॉइंट है वो है कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ संवाद। अब हमने एक कहावत तो सुनी होगी कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है।
अब यहाँ पे जब आप सुख बांटते हो, मतलब क्या करते हो, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो, संवाद करते हो, आप अपना सुख बताते हो, तब वो बढ़ता है। और जब आप दुख बताते हो तो वो दुख आप बांटते हो तो वो दुख कम होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो कम्युनिकेशन जो है वो हर एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में काम करता है। जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें या फिर पॉजिटिव थिंग्स है, उन्हें पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाता है, नेगेटिव इमोशंस को कम करता है। अब कम्युनिकेटिंग का एक फायदे भी होते हैं, 3 फायदे होते हैं मेन। जब आप अपना दुख बांटते हो तो क्या होता है कि ना, सबसे पहले तो आपका दुख कम होता है, दुख बांटने से कम होता है। दूसरा ये होता है कि आपको सोल्यूशन मिलता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है। जब आप दूसरों को अपनी परेशानी बताते हो तो आपको एक है ना फ्रेश आइडिया देता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है, तो आपको जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। और तीसरा ये होता है कि जब आप अपना दुख बांटते हो तो दूसरों को दया आती है, और अगली बार जब आप मुसीबत पे होते हो तो लोगों की सहायता आपको मिलती है। अब कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखने जाए तो छोटे बच्चे होते हैं। जब छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो उनकी एक ही लैंग्वेज होती है, वो होता है रोना। जब छोटे बच्चे रोते हैं तभी माँ को पता चलता है कि उसे भूख लगी है। अगर वो नहीं रोएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसे भूख लगी है। बच्चों का कम्युनिकेशन का ये तरीका होता है। फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके कम्युनिकेशन का तरीका चेंज होता है। वो अब पेरेंट्स से डरते हैं तो मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकते या फिर मांग नहीं सकते, तो क्या करते हैं, वो रूठ जाते हैं। तो ये उनके कम्युनिकेशन का एक दूसरा तरीका है। जब वो कम्युनिकेट करते हैं तभी दूसरों को समझ में आता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, दुख में है, खुशी में है, एक्सेट्रा। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में आपको 10 लोगों के साथ अलग अलग ढंग से बात करते हो, तो वो कैसे करते हो वह कागज पर लिखना है या फिर बताना है। अब ये हम लोग कैसे मान सकते हैं कि हम लोग सबसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं, मैं तो यूनिक हूँ, मैं सबसे एक ही तरीके से बात करता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि हम लोग है ना बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो मनाते हैं। आप शादी में जाओगे तो आप है ना हंसी मजाक का माहौल होगा, आप खुद के बात करोगे, उन्हें बधाई दोगे। आप कहीं पे है ना किसी के श्राद्ध में जाते हो तो सब लोग बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तब आप अपना दुख बांटते हो, वो भी अपना दुख बांटते हैं और है ना दुख कम होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में हर एक व्यक्ति के साथ आप अलग अलग तरीके से बात करते हो। कोई पहलवान टाइप व्यक्ति है तो आप विनम्र होकर बात करोगे, कोई शांत व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है तो उसके साथ भी आप समझदारी की बातें करोगे, कोई है ना मजाकिया व्यक्ति है तो उसके साथ आप घुल मिल जाओगे, हंस के बात करोगे। तो हर एक व्यक्ति के साथ हम हमेशा अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से बात करते हैं। तो आपको यही लिखना है कि आप हर एक के साथ अलग अलग तरीके से कैसे बात करते हैं और क्यों बात करते हैं। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 7th पॉइंट है वो है हेल्दी एक्सप्रेशन, यानी कि स्वस्थ अभिव्यक्ति। अब इसका मतलब क्या है? जब आप अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को खुल के क्लियरली अपनों के साथ एक्सप्रेस कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, उसी को कहते हैं स्वस्थ अभिव्यक्ति। अब इसकी ज़रूरत इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा आजकल की जो यूथ है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो 20 दिनों में किसी अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, उनके साथ अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस शेयर कर लेते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं और भाग के शादी करते हैं बिना अपने पेरेंट्स को बताए। और दूसरी ओर उनके जो पेरेंट्स, जिन्होंने 20 साल तक उनको प्यार दिया है, उनकी केयर की है, उनके साथ है ना वो कुछ भी शेयर करते वक्त हिचकिचाते हैं, डर लगता है कि मम्मी क्या कहेगी, पापा डांटेंगी तो नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? जिनके साथ हमें डर लगना चाहिए, किसी स्ट्रेंजर के साथ जिसे हमने कभी देखा नहीं है, उसके साथ शेयर करने में डर लगना चाहिए, लेकिन वहाँ पे डर नहीं लगता। और जिन पेरेंट्स ने हमें 20 साल तक बड़ा किया है, जिन्होंने प्यार दिया है, उनके साथ शेयर करते वक्त डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर में, हमारे माहौल में हेल्दी एक्सप्रेशन या फिर स्वस्थ अभिव्यक्ति का माहौल ही नहीं है। जब ऐसा माहौल बनेगा तभी सब लोग एक्सप्रेस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और जो स्ट्रेस होगा वो कम होगा, आपका इमोशन के ऊपर कंट्रोल है वो बढ़ेगा। आपने केरला स्टोरी पिक्चर तो देखी होगी,
वहाँ पे है ना एक लड़की जो है वो अपने रूममेट्स को बताती है कि है ना हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। अगर उन लड़कियों ने अपने पेरेंट्स के साथ एक बार बात कर ली होती या फिर पूछ लिया होता कि ये जो प्रॉब्लम्स है या फिर ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा क्यों है, उनके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की होती, एक बार क्वेश्चन कर लिया होता, तो उसके बाद जो हो रहा था वो नहीं होता। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमें घर से बताया गया है कि ये तो हमारी परंपरा है, ये ऐसा हमारा रिलीजन है, तो ऐसा ही होता है, इसके ऊपर नो क्वेश्चन। ये कब क्वेश्चन होना कब शुरू होगा? जब हमारे पास हेल्दी एक्सप्रेशन होगा। दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, वो 20 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, दोनों भाई उनके परिवार पूरे 20 सालों तक है ना दुख में होते हैं, लेकिन एक बार एक दिन वो साथ में मिल जाए, चाय पिए, एक दूसरे के साथ बात करे, एक दूसरे को अपनी परेशानी बताए, तो ये जो 20 साल का टाइम था जहाँ पे है ना जीरो कम्युनिकेशन था, दोनों के परिवार दुखी थे, केस चल रहा था इतने सालों तक, वो रुक जाता या फिर वो प्रिवेंट किया जा सकता था। वो किसकी वजह से? तो सिर्फ स्वस्थ अभिव्यक्ति की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि हमारे रिलीजन में स्वस्थ अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक विंडो फ्रेम दिया है, टाइम फ्रेम दिया है जहाँ पे ना हम लोग स्वस्थ अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ना सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड है ना अगर हमारे रिलीजन में या फिर हमारे सोसाइटी में हुए हैं तो वो वुमेन हुई है। उन्हें घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन नवरात्रि के वक्त जब देवी माँ की पूजा होती है, आराधना होती है, तो उस टाइम पे वुमेन रात में जाग के गरबा गाती है, गरबा डांस करती है, वो उनकी भक्ति करती है, तो वो अपने अंदर के जो पर्सन है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसे एक्सप्रेस करती है। वो एक टाइम फ्रेम हुआ, एक विंडो हुई जहाँ पे वो हेल्दी एक्सप्रेशन कर सकती है, स्वस्थ अभिव्यक्ति कर सकती है। फिर लठमार होली का एक त्योहार होता है जहाँ पे जो वुमेन है, सोसाइटी पूरा बता देती है कि ना आप अपने पति को लठ मार सकती है। उस दिन वुमेन अपने पति को जितना चाहे उतना लठ मार सकती है। तो वो क्या है? एक हेल्दी एक्सप्रेशन है। जिन्होंने भी अगर अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस सहन किया होगा तो उनको ये एक दिन मिलता है जहाँ पे वो अपने पति को वापस जो है वो वापस दे सकती है। फिर होली का दिन आता है, उस दिन है ना सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो चाहे वो बोल लेते हैं और कोई भी बुरा नहीं मानता। तो वो एक हेल्दी एक्सप्रेशन का एक छोटा सा बिंदु हुआ। फिर दिवाली का त्योहार आता है, उस दिन दिए जलाते हैं, साथ में अभी तो नई परंपरा जुड़ी है कि ये पटाखे जलाते हैं। तो उस टाइम पे जो लाउडनेस होता है, जो इतना सारा लाइटिंग होता है, तो उसका कोई बुरा नहीं मानता। जो अपना जो क्रेज होता है, जो पटाखों के थ्रू निकलता है, उसका कोई बुरा नहीं मानता। अगर आपको लगता है कि हेल्दी एक्सप्रेशन आप नहीं कर सकते या फिर आपको चाहिए कि आप अपने अंदर हेल्दी एक्सप्रेशन डालें, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी क्या है कि जिसे आप अपना शत्रु मानते हो, उन 10 लोगों से प्रेम से, विनम्रता से, आदर से बात करके दिखाओ। अब ये एक्टिविटी के रूप में एक छोटा सा चैलेंज है कि जिनसे आप नफरत करते हैं या फिर बात भी नहीं करना चाहते, उनके साथ आप प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करके दिखाओ। ऐसा मैंने शत्रु ही क्यों लिया? क्योंकि आप है ना स्ट्रेंजर्स के साथ तो ऑब्वियसली इतना सारा बातें तो करते हो, सब कुछ शेयर कर लेते हो, लेकिन जिससे आप है ना बात करना नहीं चाहते या फिर कोई झगड़ा चल रहा है, उनके साथ जब आप रिस्पेक्ट से बात करके देखोगे और पता चलेगा कि ये जो झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बात करके ही सॉल्व हो जाती है और वो आपको वापस रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपके अंदर एक विश्वास बैठ जाएगा कि अगर आप अपने शत्रु के साथ बात करके सुलझा सकते हो, उनके साथ रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे सब कुछ शेयर कर सकते हो, उनके साथ डिबेट कर सकते हो, उनके साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। वहाँ पे डरने या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 8वां पॉइंट है वो है ओवरकमिंग फेलियर। अब आप फेलियर को कब ओवरकम कर पाओगे? जब आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि अधिक लचीलापन, असफलता पर काबू पाना। अब लचीलापन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब आप लचीले होते हो तब आप किसी भी सिचुएशन में मोल्ड हो जाते हो। अब ये जो पॉइंट है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगी। कृष्ण भगवान जी ने अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं छोड़ा है, ना जरासंध हो या फिर कंस हो, किसी को भी नहीं छोड़ा है। परंतु जब उनकी प्रजा को उन्हें बचाना था, तब वो रण छोड़ के मथुरा से यहाँ द्वारका आए,
इसीलिए उन्हें कहा जाता है रण छोड़दास। लेकिन आगे जाके उन्होंने जरासंध को छोड़ा नहीं है, उन्होंने उसे बाद में डिफीट भी किया है। फिर आता है महाभारत का युद्ध। वहां पे जब पांडव युद्ध से पीछे हट रहे थे तब उन्होंने उन्हें रोका। उन्होंने अर्जुन को समझाया, गीता का ज्ञान दिया और उन्हें मोटिवेट किया कि ना वो जो उनकी जो लड़ाई है, उनका जो धर्म है उसे फॉलो करे और लड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में सिचुएशन के हिसाब से उन्हें कब पीछे जाना था और कब आगे जाना था, यानी कि वो फ्लेक्सिबल थे। ऐसे ही लाइफ में हमें भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, आप देखोगे लाइफ में कभी भी तूफान आता है तो क्या हो जाता है, जब तूफान आता है बड़े बड़े पेड़ है वो टूट जाते हैं या फिर उखड़ जाते हैं, लेकिन जो घास होती है वो लचीली होती है, वो तूफान के हवा के डायरेक्शन से झुक जाती है, खड़ी हो जाती है, इसीलिए वो कभी भी उखड़ नहीं जाती। इसीलिए आपको भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लचीला रहना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप में इस पॉइंट की कमी है तो हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, अपनी 10 असफलताओं को बताओ और उन्हें कैसे पूरा करोगे यह बताओ या फिर लिखो। अब यहाँ पे हमने असफलता को ही क्यों चुना है, क्योंकि आप जो असफलता होती है यानी कि आप में उसमें कुछ ना कुछ कमी है। जब आप उस कमी को एक्सेप्ट करोगे और देखोगे कि आपको वहाँ पे चेंज होना था, और तो फिर असफलता को सफलता में बदलने के लिए आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। तो जब आप खुद को चेंज करोगे तब आप यानी कि फ्लेक्सिबल हो गए। इसीलिए जब आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो तब जो आपका स्ट्रेस होता है असफलता के कारण वो कम हो जाता है, आप किसी भी सिचुएशन में ना सक्सेसफुल हो पाते हो और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और इमोशनल कंट्रोल भी रह जाता है। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 9th पॉइंट है वो है फेसिंग चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब एक छोटा बच्चा चलना पहली बार सीख रहा होता है तो वो गिरता है, वो उसके लिए एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी वो चलने का ट्राई करता है। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें चोट लगती है, फिर भी हम लोग साइकिल चलाते रहते हैं। जब हमारे एग्जाम्स आते हैं, फेलियर का डर होता है, फिर भी हम लोग एग्जाम देते हैं। जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तब भी हमें चोट लगती है, फिर भी हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। जब हम लोग खेल में खेलते हैं तो वहाँ पे भी हमें चोट लगती है, लेकिन फिर भी लोग खेलते हैं और खिलाड़ी बनते हैं। उसके बाद जब हमारे जॉब लगती है तो बॉस है ना हमें बहुत परेशान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जॉब छोड़ दे, हम लोग उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं। मार्केट में इतने सारे बिजनेसेस है, इतने सारे होटल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया होटल या फिर कोई नया बिजनेस नहीं शुरू कर रहा, वो वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन्हें ओवरकम कर रहे हैं और टिक रहे हैं। ऐसे ही जब हम लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हम अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ताकि हम लोग आगे जाके वो चैलेंज को अच्छे से फेस करें। अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें ना हर छोटी बात पे टोक दिया होता कि नहीं तुझे लग जाएगी, तू गिर जाएगा या फिर तुझसे नहीं होगा, तो आज हम लोग जितने केपेबल हैं उतने केपेबल नहीं बन पाते। अगर आपको लगता है कि है ना आप चैलेंजेस को अच्छे से फेस नहीं कर पाते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो चलिए देखते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है तो उसमें हमें क्या बताया गया है कि आपको जो असंभव बातें लगती है उन्हें बताओ और उसे कैसे संभव करें इसका भी सॉल्यूशन निकालो। अब यहाँ पे मैं थोड़े से एग्जाम्पल देना चाहूँगी। शंकर महादेवन एक इंजीनियर थे, क्या कभी किसी ने सोचा था कि वो आज इतने बड़े सिंगर बन जाएंगे? MS धोनी वो एक टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहे थे, उसकी एग्जाम दे रहे थे, किसी ने सोचा था कि वो इतने बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी वो चाय बेचते थे, किसी ने सोचा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ऐसे काम जो आपको असंभव लगते हैं, इम्पॉसिबल लगते हैं, उनके सामने बहुत सारी चैलेंजेस होती है, बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो जब आप उनका सोल्यूशन देखने को निकालोगे तब आप है ना उसे फेस करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे और अपने आप को इम्प्रूव करोगे, मेंटली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग कर पाओगे। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 10th पॉइंट है वो है मेकिंग डिसीजंस या फिर बेटर डिसीजन, बेहतर निर्णय। अब ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो नए थॉट्स नहीं ले पाता। हम लोग जो पास्ट होता है उसी में घूमते रहते हैं, उसे बार बार सोचते रहते हैं, इसलिए हम लोग नया कुछ करते ही नहीं हैं। अब फ्यूचर में कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते। अब इससे बाहर निकलने का एक ही सोल्यूशन है कि आप डिसीजन लेना शुरू करो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो, कुछ डिसीजंस लो। और उसका दूसरा पॉइंट आता है कि सोच समझ के बेहतर डिसीजंस लो। अब इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि घर की हर चर्चा में हिस्सा लो और अपना अलग अलग मत या विचार बना। जब आप घर की चर्चा में ऐसे हिस्सा लोगे तो आपको सामने प्रॉब्लम्स आएगी, उसके ऊपर आप सोच विचार करोगे, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और उस टाइम पे जब आप छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करोगे, आप स्ट्रेस से धीरे धीरे बाहर आओगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे और बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 11th पॉइंट है वो है हाई एफिशिएंसी, यानी कि उच्च कार्य क्षमता। अब यहाँ पे हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जब आप जितना इनपुट देते हो उससे ज़्यादा जब आपको आउटपुट मिलता है उसी को कहते हैं हाई एफिशिएंसी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी धीरूभाई अंबानी का। उनके 2 बेटे थे, दोनों को उन्होंने समान प्रॉपर्टी दी 1.5 लाख करोड़ की, लेकिन उनमें से एक बेटा था उसने उस प्रॉपर्टी को बढ़ाया और 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। और जो दूसरा बेटा था वो कर्जे में चला गया 2 लाख करोड़ के। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों भाई थे, एक ही घर में पले बड़े थे, दोनों को सेम परवरिश मिली थी, लेकिन उनकी कार्य क्षमता में डिफरेंस था, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल हुआ और दूसरा लॉस में चला गया। हमारे प्रधानमंत्री है, वो 15 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री है। कुछ लोग होते हैं जो उनसे नफरत करते हैं या फिर उनका बुरा भला बोलते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि वो 75 साल की उम्र में भी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटा देश के लिए काम करते हैं। जब वो विदेश यात्रा में जाते हैं तब भी वो किसी स्पेशली होटल में नहीं रुकते, बल्कि ट्रैवलिंग टाइम में ही अपनी नींद पूरी करते हैं। क्या आज के समय में ऐसा कोई नौजवान युवा है या फिर 20 साल का कोई ऐसा नेता है जो इतने 20 घंटे तक काम करता है या फिर पढ़ाई करता है? नहीं। वो जितना आपका कार्य क्षमता जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे, चाहे वो पढ़ाई में हो, लाइफ में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, एक्सेट्रा। अगर आपको लगता है कि आप में इसकी कमी है तो हमारे पास एक एक्टिविटी है। अब उस एक्टिविटी में आपकी जो 10 उच्च कार्य क्षमता है उनके संबंधित उदाहरण देनी है, चर्चा करनी है। आपके पास है ना कुछ कार्य क्षमता होगी, जैसे क्या टैलेंट्स होंगे, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, जो दुनिया से अलग है, तो उनके बारे में आप लिखो, उसके बारे में आप डिस्कस करो और उसकी वजह से आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाएगा और इमोशंस को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 12th पॉइंट है वो है स्ट्रेस कंट्रोल या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब इस पूरे वीडियो में हमने आगे के जो हमने पिछले 11 पॉइंट्स देखे थे और आगे के जो पॉइंट्स देखने वाले हैं उसमें यही बात की है कि स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हम लोग और भी कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन और मेडिसिन। आप है ना अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, जिससे आपका जो माइंड है वो शांत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से सोच पाओगे। और मेडिसिन, जब अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करके ले सकते हो। अब आप इसमें एक्टिविटीज़ क्या करा सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को 1 साल की उम्र से मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ है वो सिखा सकते हैं। मेडिटेशन की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स होती है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें और अपने बच्चों को सिखाएं। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सत्संग में जाके बैठ जाना है, प्रवचन में जाके बैठ जाना है या फिर किसी बाबा के पीछे जाना है। उसकी साइंटिफिक टेक्निक्स होती है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसमें से कोई भी एक टेक्निक को अडॉप्ट करके बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा जो 13th पॉइंट है वो है बेटर मेंटल हेल्थ, यानी कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ को बेटर रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो उसका इम्पैक्ट होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी पे भी होता है। आपने हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर वो कब होता है? जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं।
तो जैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप अपने मेंटल स्टेट का ध्यान रखेंगे। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप एकदम काम रहेंगे, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, आप अच्छे से सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। अब इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए EQ टेस्ट ऐसे मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत सारे EQ यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट टेस्ट अवेलेबल है। आप वो अपना टेस्ट करा सकते हैं, अपने बच्चों का ऐसा टेस्ट करा सकते हैं, और उस हिसाब से आपका मेंटल हेल्थ किस लेवल पे है और आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे आप शुगर का टेस्ट कराते हैं अपनी डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराते हैं, वैसे ही बार बार टाइम टू टाइम एक पीरियोडिकली ऐसे EQ टेस्ट आप करा सकते हैं, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ का ट्रैक रख सके। और अगर आपको नहीं करना है तो आपके ब्लड प्रेशर के थ्रू भी आपको पता चल जाता है, फिजिकली से आप अपने मेंटल हेल्थ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 14 पॉइंट है वो है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अवसर। अब स्ट्रेस का आजकल के दिनों में मेजर कारण क्या है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो तो आपके माइंड को एक नया गोल मिल जाता है, एक नई डायरेक्शन मिल जाती है, और वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेस नहीं आता। अब 10th के बाद हम लोग है ना, जब साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने का होता है तो हम लोग पहले रिसर्च करते हैं कि है ना, साइंस लेने से क्या फ़ायदा है, क्या बन सकते हैं, कॉमर्स लेने से क्या फ़ायदा है, क्या बन सकते हैं। और फिर जब हम लोग स्ट्रीम चूज़ करते हैं तब हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जब बच्चे अपने दोस्त का फॉलो करते हैं, नहीं मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं साइंस लूँगा, नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड ना कॉमर्स में है तो मैं कॉमर्स लेने वाला हूँ, तो वो आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। एक गोल है वो उसे फॉलो कर रहे हो। अब पेरेंट्स होते हैं कुछ ऐसे कि नहीं, मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, मैं नहीं बन सका तो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। मैंने देखा मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर बन के अभी अमीर हो गया है तो मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। और ऐसे करके वो अपने बच्चों को फोर्स कर देते हैं उस फील्ड में, तो उससे स्ट्रेस बनता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि एक दो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो एक ट्रेंड बना देते हैं और हज़ारों लोग उसे फॉलो करते हैं, लेकिन वो हज़ारों लोग क्या सक्सेसफुल बने हैं? नहीं। वो सक्सेसफुल कौन है? जो उस ट्रेंड को क्रिएट कर रहे हैं। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो तो आपका ब्रेन फंक्शन करने लगता है, स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि आप उसकी तरफ थिंक करने लगते हो। ऐसा कहा जाता है कि जब आप नसीब जो है एक दरवाज़ा बंद करो तो दूसरा खोल देता है, लेकिन कब खोलेगा? जब आपके पास और भी 10 दरवाजे हो। अब इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं एक्टिविटी क्या है। तो ऐसे 10 ध्येय बनाओ या फिर योजनाएं बनाओ, और यहाँ पे ध्येय का मतलब होता है गोल्स। ऐसे 10 गोल बनाओ। जब आप 10 अलग अलग गोल्स बनाओगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, यानी कि आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके दरवाजे पे खटखटाती नहीं है, आपको खुद बनानी पड़ती है। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो 15th पॉइंट है वो है इमोशनल मैनेजमेंट। अब इस पॉइंट की खासियत क्या है? हमने इसके पहले 14 पॉइंट्स देखे, 14 स्टेप्स देखे, लेकिन वो हमने इंडिविजुअली देखे। अब अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए अभी तक देखा है तो उन सारे 14 पॉइंट्स को जब आप एक साथ लागू करते हैं, साथ में लागू करते हैं, उनके बीच में कोरिलेशन लगाते हैं, तब जाके वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप है ना, जो दवाई है या फिर आपको अगर स्ट्रांग होना है तो आप दवाई एक ही हाथ में लगाओगे या फिर एक ही साइड की एक्सरसाइज करोगे तो आपका एक ही साइड मजबूत होगा, दूसरा साइड नहीं होगा। इसीलिए सारे पॉइंट्स को एक साथ कोरिलेट करके जब आप अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में, तब आपके अंदर इमोशनल मैनेजमेंट या फिर इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के पीक पॉइंट के ऊपर, सबसे मेन पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे सबसे बेस्ट यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे हैं। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में 40 इमोशंस की मैंने एक स्लाइड दिखाई थी। अगर आपको याद हो और आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप वहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, एक बच्चे का एनालिसिस किया है। आप वैसे ही उन इमोशंस का एनालिसिस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि वो इमोशन आपके अंदर या आपके बच्चे के अंदर कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसका एक ग्राफ बना सकते हो। और आप देख सकते हो कि आपके बच्चे के अंदर इमोशनल कैपेबिलिटी कितनी है और उसका कंट्रोल कितना है।
अब ये आइडिया किन लोगों के लिए है? वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने पैसों से अमीर है लेकिन मन से गरीब है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो 25-25 लाख की गाड़ियों से है ना सब्जी मार्केट आते हैं। उससे पहले वो ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, अपने बाल बनवाते हैं, नेल आर्ट करवाते हैं, मेहंदी लगवाते हैं। हर एक 1500 से 2000 रुपए की होती है। ऐसे 8-10 हज़ार खर्चा करके सब्जी मार्केट में आते हैं। जो सब्जियां उनको न्यूट्रिशन देती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन देती है, जिनकी वजह से वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं, वैसे सब्जियों के लिए उन गरीब वेंडर्स के साथ है ना बार्गेनिंग करते हैं। वो 40-50 रुपए की सब्जी 10 रुपए में मांग के आ जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने 10-20 रुपए बचाए और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। वैसे ही मेंटेलिटी आपके बच्चों के में भी आ सकती है कि जब आप अपने बच्चों को है ना महंगों से महंगे स्कूल में डाल सकते हो, 2 लाख से 10 लाख तक उस पर खर्चा कर सकते हो, लेकिन आपको क्या लगेगा कि वो बच्चा है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगा, लेकिन वो उस क्लासरूम में 50 बच्चों में से एक है, वो उन 50 बच्चों में से एक बना, कभी भी यूनिक या फिर बेस्ट नहीं बना। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं मार्केट में जो आपके बच्चों के मैनेजमेंट स्किल्स या फिर उनकी जो एबिलिटीज होती है उनके बारे में बताते हैं। ऐसा मेरे पास ही एक टेस्ट है, ऐसे ही पेजेस है, ऐसे ही 5 रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में ऐसे ही पेजेस की 60 पेजेस की डिटेल रिपोर्ट है जो सिर्फ 500 रुपीज़ में मिलती है। ऐसे ही 5 रिपोर्ट है जो 500 से लेके 5000 रुपीज़ तक अवेलेबल है। अगर आपको ये रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट चाहिए तो आप 500 रुपीज़ में ले सकते हो। काउंसलिंग के साथ और थोड़े 2-3 एक्स्ट्रा PDF के साथ चाहिए तो 2000 रुपीज़ तक आपको मिल सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट जो आपके जो इनबॉर्न एबिलिटीज़ है, इंटेलिजेंस है, मैनेजमेंट स्किल्स है, उनको बताता है, उनको इम्प्रूव करने के तरीके बताता है, ऐसा कोई लेता नहीं है। तो इसी मेंटेलिटी को हमें चेंज करना चाहिए। इसी मेंटेलिटी को हमें चेंज करना चाहिए। आप अपने बच्चों के ऐसे रिपोर्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, उनके वेलबींग में इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ आज का हमारा ये जो वीडियो है इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की सीरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।